हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं भारत की खोज अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक को जवाहरलाल नेहरू जी ने रचना किया है। भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास के दिनों में लिखा था। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयां किया है। आज हम अध्ययन करेंगे अहमदनगर का किला। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधेरे आकाश में झिलझिलाते दूज के चांद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष से शुरू हो चुका था। तब से हर बार अब नया चांद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का 1 महीना और बीत गया। चांद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। अतीत का भार दूसरी जेलों की तरह यह अहमदनगर के किले में भी मैंने बागवानी करना शुरू कर दिया। मैं रोज कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियां बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूंकि यह इतिहास स्थल है इसीलिए अतीत में इसने कई युद्धों, राजमहलों की दुर्लभ संधियां देखी है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। नेहरू जी को बागवानी का बहुत शौक था। नेहरू जी लिखते हैं कि अहमदनगर का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है, न ही इसकी कोई विशेष अहमियत है। इस किले से जुड़ी चांद बीबी नामक साहसी महिला की कहानी प्रसिद्ध है। इस महिला ने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया था, पर उसकी हत्या उसके अपने आदमी ने ही कर दी। खुदाई के दौरान हमें जमीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है, पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फिलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बच्चा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वतापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। यहाँ पर हमने पढ़ा, जेल में बागवानी के लिए खुदाई करते समय नेहरू जी को जमीन की सतह के काफी नीचे पुरानी दीवारों के हिस्से, गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। जेल के अधिकारी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली। उन्होंने देश के आज़ाद होने तक लिखते रहने का निश्चय किया। इसके लिए कर्म का अनुभव जरूरी था।
वे पैगंबर बनकर भविष्य के बारे में लिखने में असमर्थ थे। अतीत के बारे में वे किसी इतिहासकार या विद्वान की भांति लिखने में सक्षम न थे। वे केवल वर्तमान विचार और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकते थे। गेटे के अनुसार ऐसा इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अतीत का दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दमघोटू होता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है, मसलन भारत और चीन की सभ्यताएं। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? क्या उन सब का जिसे मानवता ने दासियों हजारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरतअंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जो अभी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इस सब का वारिस हूँ, साथ ही उस सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक खास बात यह है कि जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए हैं। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है कि मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। हमने पढ़ा अतीत का दबाव। मस्तिष्क पर अतीत का दबाव ये है क्या? मनुष्य के मस्तिष्क पर सभ्यता और संस्कृति की जो छाप रहती है, उसका दबाव उसे अच्छे और बुरे दोनों रूपों में प्रभावित करता है। जो लोग अपनी प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हैं, जब उनकी सभ्यता विकृत होती है तो वे जल्दी ही विचलित हो उठते हैं। क्या है विरासत? नेहरू जी ने विरासत के बारे में कहा। नेहरू जी सोचा करते थे कि आखिर उनकी विरासत क्या है, वे किन बातों के उत्तराधिकारी है। मानवता ने जिसे हजारों सालों में हासिल किया, उसकी विजय का उल्लास, पराजय की दुखद यंत्रणा, मानव के हैरतअंगेज साहसिक कार्य जो सभी को आकर्षित करते हैं, इन सब के वे वारिस हैं। इसके साथ ही उन सभी के जिनमें पूरी मानवता की साझेदारी भी शामिल है। भारतीयों की विरासत में एक खास बात यह है कि जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है, जिससे हमारा वर्तमान रूप बना है, इसी विशिष्ट विरासत का विचार जो लंबे समय से उनके मन में घर किए हुए है, वे उसी पर लिखना चाहते हैं। विषय की कठिनता और जटिलता से उन्हें भय लगता था कि वे इसकी सतह की स्पर्श कर पाएंगे या नहीं। शब्दार्थ: दूज यानी द्वितीय तिथि, शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन। शुक्ल पक्ष यानी 15 दिनों की वह अवधि जब चांद सायंकाल निकलता है। और कारावास यानी जेल। स्थायी यानी लंबे समय का। सहचर यानी साथ चलने वाला। अवशेष यानी बचा हुआ भाग। अतीत यानी बीता हुआ समय। और दुरभी संधियों यानी दुश्मनों द्वारा गलत इरादों की पूर्ति हेतु की गई संधि। और अहमियत का अर्थ है विशेषता। विरुद्ध यानी खिलाफ। नेतृत्व यानी अगुवाई। मंजूरी यानी अनुमति। पैगंबर का अर्थ ईश्वर का दूत। अख्तियार कर यानी अपना कर। राहत का अर्थ आराम। अभिभूत यानी मुग्ध प्रसन्न। दमघोटू यानी सांस लेने में परेशानी पैदा करने वाली। मसलन यानी उदाहरणार्थ। उल्लास का अर्थ खुशी। और यंत्रणा का अर्थ प्रताड़ना। हैरतअंगेज यानी
हैरान कर देने वाले, वारिस यानी उत्तराधिकारी, भावी यानी आने वाला, और मन में घर करना यानी मन में समा जाना। स्पर्श का अर्थ है छूना। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।